स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बिहार में सीटों को लेकर रस्साकसी का दौर लगातार जारी है। मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान को मनाने के लिए पूरा एनडीए का कुनबा लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज चिराग पासवान को सीटों को लेकर मान मुनव्वल करने में जुटे हुए है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सीटों की अंकगणित को सुलझाने में जुटे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार चिराग पासवान के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एनडीए में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है और चिराग पासवान को लगातार मनाने में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। दिग्गज नेता चिराग पासवान को मनाने के लिए उनके आवास पर पहुंचते हुए देखे जा रहे हैं, चाहे फिर वो नित्यानंद राय हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान। तो बिहार में सीटों पर छिड़ा विवाद सुलझ नहीं रहा। एनडीए को हमेशा तय समय पर अपना समीकरण बैठा देता है, लेकिन इस बार उसे भी माथापच्ची करनी पड़ रही है। वजह है सहयोगी दलों की सीटों की डिमांड। सहयोगी दल बीजेपी पर सीटों को लेकर जबरदस्त दबाव बना रहे हैं, इसीलिए एनडीए खेमे में सीट बंटवारा टेढ़ी खीर बन चुका है। हालांकि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने ये बार बार कहते हुए वो नजर आए कि सीटों को लेकर जो भी दिक्कत है उन्हें जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। क्या कुछ कहा है, सुनिए। बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तो जो विकास का रफ्तार बिहार पकड़ा है और यहाँ जो अच्छी व्यवस्था बनी है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है, चारों तरफ विकास ही विकास दिख रहा है, यह और निरंतर आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री जी के संकल्प विकसित भारत के संकल्प को विकसित बिहार बनकर बड़ा पुरजोर सहयोग करे। जी, टिकटों के बंटवारे पर क्या कहना कुछ चाहेंगे? नहीं, टिकट के बंटवारे में कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। सही समय पर विचार चल रहा है, सब जब उचित तरीके से सब हो जाएगा। लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी यही कहना है कि सीट बंटवारा कोई मुद्दा नहीं है, इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। सुनिए। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने। प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सीटों को लेकर छिड़ी अटकलों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तैयार हो गया है और कहा जा रहा है कि एनडीए में जिस हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ है उस हिसाब से सीटों की जो लड़ाई है उसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी को 101, जेडीयू को 102, एलजेपी-आर को 24, आरएमएल को 6 और हमको 10 सीटें मिल सकती हैं। यानी सीट का फॉर्मूला जो है वो लगभग तय हो गया है। ऐलान होना हालांकि अभी बाकी है। मीटिंग का दौर लगातार चल रहा है, मीटिंग्स पर मीटिंग की जा रही हैं। दिल्ली में चुनावी बैठक, चुनाव से पहले एनडीए की अहम बैठक चल रही है। सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक के बाद बड़ा फैसला सामने आ सकता है। एनडीए के सहयोगी दल अपना अपना राग अलापते नजर आ रहे हैं और इस बीच एनडीए के सहयोगी दलों की अपने अपने सुर देखने को मिल रहे हैं। कोई सीट को लेकर शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़ा है तो कोई ये ऐलान कर रहा है कि सीट को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। जी हां, दरअसल आज पटना से दिल्ली में बीजेपी की बैठक में हिस्सा लेने जाते वक्त हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। फैसला होना है, दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है, अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं सर, आप 15 सीट का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा।
मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा, सर संतुष्ट हो गए आप सर? हमको कोई पता भी नहीं है। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर सर, उसके भाई हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेगी उसको रहेंगी। नाराज तो जहां जीतन राम मांझी ये दावा कर रहे हैं कि जो भी सीटें मिलेंगी उनका हम स्वागत करेंगे क्योंकि हम अनुशासित हैं, वहीं एनडीए के एक और सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अभी भी सीटों के बंटवारे पर हामी भरते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि मीडिया में जो भी खबरें चल रही हैं वो सब बेफिजूल हैं और अभी भी सीटों को लेकर मामला अटका हुआ है। सुनिए। सीटों पर बातचीत अभी अधूरी है। जो खबर कई जगह चल रही है सीटों पर सहमति के बारे में, इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि बातचीत का दौर अभी जारी है, बातचीत पूरी नहीं हुई है। बातचीत का अगला दौर दिल्ली में होगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से बुलावा के अनुसार हम दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली में बातचीत आगे बढ़ेगी और जो कुछ भी तय होगा अंतिम रूप से आप लोगों को फिर बताएंगे। कितनी सीटों का डिमांड कर रहे हैं सर? कितनी सीटों का? अरे इस तरह के सवाल का तो बार बार हम जवाब दे चुके हैं ना। सीट की संख्या जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां हम कर रहे हैं, करेंगे। अब सार्वजनिक रूप से ऐसे सवालों का जवाब देना कोई मतलब नहीं। सर आपकी भी नाराजगी है क्या अभी भी? अब इससे आपका अर्थ है, आपकी स्वतंत्रता है, जो अर्थ लगाना हो लगाएं। हमने कहा कि सीटों पर सहमति नहीं हुई है, बातचीत का दौर जारी है। तो जहां एक और जीतन राम मांझी ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें जो भी सीटें हायर कमान जो अध्यक्ष हैं वो देंगे उसको लेकर हम संतुष्ट रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा जो है वो साफ तौर पर पेंच फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर बार्गेनिंग का दौर लगातार जारी है और दिल्ली में अहम बैठक भी एनडीए की चल रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शहबाज, सीटों को लेकर मान मनोबल का दौर जारी है, चुनाव बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है अब चुनाव में, और ऐसे में हर साल ये देखा जाता था, हर बार जब भी चुनाव करीब आते हैं तो एनडीए का जो सीट का फॉर्मूला है वो सबके सामने आ जाता है वक्त रहते। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे फिर वो जीतन राम मांझी हो, कहीं ना कहीं पेच फंसाते नजर आए। क्या लगता है शहबाज, क्या बात बन चुकी है सीट को लेकर, बंटवारे को लेकर बार्गेनिंग जो है वो पूरी हो गई है एनडीए में? बिल्कुल अदिति, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से एनडीए ये दावा कर रही है कि जो सीट बंटवारे को लेकर जो बातचीत है वो अपने आखिरी चरण में है। जिस तरीके से चुनाव के लिए बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि वो जो है चुनावी प्रभारी बनाए गए हैं, बिहार की जिम्मेदारी उनको दी गई है। सीआर पाटिल उनके साथ लगे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी यूपी से सह प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी बिहार में इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों का भी मजमा जो है वो बिहार में लगा हुआ है। नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है पूरी तरीके से कि किस तरीके से जो गठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंसा है उसको जो है क्लियर करके रखें, क्योंकि अब चुनावी लड़ाई का ऐलान हो चुका है और 2 चरणों में बिहार का चुनाव होना है और ऐसे में सीटों का जो पूरी जो चीज़ें हैं वो क्लियर रहनी चाहिए और कौन किस सीट पर लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये सारी लड़ाई जो है वो शीर्ष नेतृत्व का आदेश है कि जल्द से जल्द इसको सुलझाकर और सीटों का ऐलान किया जाए कि कौन किस सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी तरफ दिल्ली में अहम बैठक भी एनडीए की चल रही है, वहां से क्या कुछ अपडेट अभी तक निकल कर आ पा रहा है शहबाज, कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, जीतन राम मांझी जो हैं वो जेपी नड्डा के घर से आवास से निकल चुके हैं और वो जब जेपी नड्डा के पास मिलने गए थे तो उनके साथ उनका बेटे भी मौजूद थे, जीतन राम मांझी के बेटे थे, वो भी साथ गए थे, वो भी जेपी नड्डा के साथ पहुंचे और जेपी नड्डा के पास पहुंचने के बाद अपनी डिमांड उन्होंने रखी। हालांकि जब वो पटना एयरपोर्ट पर थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो सीट है उसको लेकर किसी भी तरीके का जो है कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी जो है अगर वो जितनी भी सीटें हमें देगी हम उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का अपने राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो दर्जा प्राप्त करना चाहती है उस लिहाज से अगर बात करें तो वो कम से कम 15 सीटों पर की डिमांड कर रही है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, पहले दिन उन्होंने कहा था कि अगर हमें 7 सीट दे देंगे तो हम 7 सीट पर नहीं जीत पाएंगे।
ये मुमकिन नहीं है कि जितनी सीटें हमें मिले हम उतनी सीट पे जीत जाएं। इसलिए हमको कम से कम इतनी ज़्यादा सीटें दे दे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर पाएं, और जो रेशियो है राष्ट्रीय पार्टी बनने का, जो उस पर जो है हम जो है खरे उतरें और फिर हमें हमारी पार्टी को जो है वो दर्जा जो है वो मिल जाए। एक तरफ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की ये लालसा है, लेकिन उधर दूसरी तरफ अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान धीमे धीमे ही सही लेकिन बिहार में अपनी पैठ को और मजबूत करना चाहते हैं। यही कारण है कि इस बार वो 30 से 35 सीट पर अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान अपने दम पर बिहार में कितनी सीटों को जीत सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वो फिलहाल भले ही भाजपा के साथ नजर आते हों, केंद्रीय मंत्री का उनको दर्जा मिला हुआ है, उनको मंत्रालय दिया गया है, लेकिन अभी भी बिहार में अपनी संभावनाओं को चिराग पासवान तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शहबाज, शायद यही वजह रही कि तमाम दिग्गज मंत्री जो है वो खुद पहुंचते हैं चिराग पासवान के घर मान मनोबल करने के लिए, और ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान शायद मान भी गए हैं। लेकिन शहबाज, कहीं ना कहीं पेच जो है वो चिराग पासवान की पसंदीदा सीटों को लेकर फंसता नजर आ रहा है बिहार में। बिल्कुल, देखिए अदिति, जो जेडीयू ने पिछली बार सीटें जीती थी या फिर जिन सीटों पर पहले लोजपा आर का प्रत्याशी जीता उसके बाद वो जेडीयू में चला गया, उन सीटों पर खासकर जो है वो पूरा पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस बार चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि जिन सीटों पर पार्टी हमारी नंबर 2 पर रही थी, हमें उन सीटों पर दोबारा चुनाव लड़ना, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और साफ बात है क्योंकि उनकी अपनी डिमांड है चिराग पासवान की, और चिराग पासवान के साथ युवा वर्ग जो है बिहार का वो काफ़ी जुड़ा हुआ नज़र आता है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने के लिए 2-2 केंद्रीय मंत्रियों को बार बार उनके घर पे भेजते हैं। पिछले दिन देखा गया कि जो नित्यानंद राय हैं वो 4 बार उनके आवास पर पहुंचते हैं। लगातार मीटिंग जो हो रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, देर रात तक बैठकें चली, देर रात तक चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की गई ताकि एनडीए में किसी भी तरीके का मतभेद जो है वो सामने ना आने पाए और उसको सुलझा लिया जाए। हालांकि कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं है, चिराग पासवान भी साफ आकर सामने कह चुके हैं कि जहां बात मेरे प्रधानमंत्री की आएगी तो फिर हम लोगों की अस्तित्व, हम लोग की इज्जत का कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर जहां उनकी बात आती है फिर हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये साफ मैसेज देने की कोशिश है। शहबाज, चाहे चिराग पासवान की बात करें चाहे हम की बात करें, दोनों का यही कहना है कि हम जो भी हायर कमान का आदेश होगा उसको स्वीकार करेंगे, जो भी सीट्स हमें मिलेंगी उससे हम सहमत रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं कड़वी बात कहते हुए देखे गए अभी, उस पर क्या कहेंगे शहबाज? क्या लगता है, क्या कुशवाहा पार्टी बदल सकते हैं अगर उन्हें उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली बार्गेनिंग में? कुशवाहा अपनी ताकत दिखा चुके हैं। जब बिहार के लेनिन का जिस दिन जो है पुण्यतिथि थी, उस दिन जो है उन्होंने अपनी ताकत दिखाते हुए वो नजर आए थे। एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था और कुशवाहा समाज को एकजुटता का संदेश देते हुए उन्होंने बिहार में कहीं ना कहीं अपनी सियासी ताकत दिखाई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने, पुराना राजनीतिक इतिहास है अदिति इनका, और अपनी ताकत को वो खुद आजमाना चाह रहे हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति बिहार में कितना दम है, और वो ये मैसेज बीजेपी तक को देना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। यही मैसेज है कि कौन बड़ा भाई बनेगा और कौन जो है वो कम सीटों पर संतोष करेगा। ये पूरा मैटर जो है वो अभी अदिति फंसा हुआ है। और साफ तौर पर जब उपेंद्र कुशवाहा भी जब मीटिंग में, बैठक में जा रहे थे तो उनका यही कहना था कि अभी हम सीटों को लेकर अपनी चीजें रिवील नहीं करेंगे कि हमको कितनी सीटें चाहिए, क्योंकि सहमति बिल्कुल। शहबाज, ये भी खबर आ रही थी कि जीतन राम मांझी जो हैं वो अपने बेटे को डिप्टी सीएम भी बनाना चाह रहे हैं। क्या लगता है, क्या अगर अभी सीट बंटवारे को लेकर मैटर सॉल्व भी हो जाता है तो आगे जाकर कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है अगर एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है? तो शहबाज, डिप्टी सीएम बनने की चाहत तो दूसरी तरफ महागठबंधन के तरफ भी दिखाई जा रही है। अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर सत्ता बनती है तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे। और वहीं देखिए, अपने बेटों की हमेशा से यही चर्चा रहती है कि अपने बेटों की, अपने बच्चों की जो राजनीतिक लॉन्चिंग है वो सियासतदान जरूर कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके रहते कहीं ना कहीं एक मजबूत पैठ जो है वो उनकी दूसरी पीढ़ी की बन जाए। और जीतन राम मांझी इसमें केवल इकलौते नेता नहीं हैं जो ऐसी ख्वाहिश रखते हैं।
तमाम ऐसे सियासतदान हुए हैं अदिति जिन्होंने अपने बेटे की लॉन्चिंग करी है और बड़े स्तर पर लॉन्चिंग की है। हमेशा राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ मुलाकात कराने के बाद उसके बाद जो है उनकी चुनाव जब भी कोई राज्य में पड़ता है तो बेटे की सियासी लॉन्चिंग जो है वो हमेशा चर्चा में रहती है कि वो अपने बच्चे की जो है वो लॉन्चिंग करते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी के साथ भी यही है। आज जो है राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बीच जो देखा यह गया कि उनका बेटा भी उनके साथ मौजूद था। जेपी नड्डा के आवास पे थे, करीब 40-45 मिनट बैठक चली और उसमें ये निकल कर आया कि जीतन राम मांझी ने 15 सीटें मांगी है कि हमको 15 सीटें चाहिए, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि बीजेपी उनको केवल 7 सीटें देना चाहती है, क्योंकि दूसरे भी दल हैं जिनको मनाकर चलना है और सबसे ज्यादा इसमें फायदा किसी का होगा तो वो चिराग पासवान है। और चिराग पासवान एक बहुत बड़ा एंगल है जो बने हुए हैं बीजेपी और में, क्योंकि उनको साध कर उनको साथ लेकर चलना है, इसलिए बीजेपी उनको 25 सीट देने की जो है सोच रही है। लेकिन चिराग पासवान 30 से 35 सीटों पर अड़े हुए हैं कि उनको 30 से 35 सीटें चाहिए। जिन सीटों पर 2 नंबर पे भी रहे थे चिराग पासवान पिछले चुनाव में, उन सीटों की भी डिमांड की जा रही है। लेकिन वहां पर पेच ये फंस रहा है अदिति कि वो जेडीयू की जीती हुई सीटें हैं और जनता दल वहां पर किसी को जो है वॉकओवर नहीं देना चाहती। चिराग पासवान को वॉकओवर देने का जेडीयू को साफ संदेश चला जाएगा कि जेडीयू जो है अपने में सिमटती हुई नजर आ रही है और नीतीश कुमार ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो किसी अन्य पार्टी को वो वॉकओवर दे दें। जब वो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है घुटने नहीं टेक रहे हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा सीटें लेकर जो है मांग पर अड़े हुए हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि हमें बीजेपी से भी ज्यादा सीटें चाहिए और लगभग जो फॉर्मूला तय हो रहा है वो भी जेडीयू के खाते में ज्यादा ही सीटें जा रही हैं। 103 101 का फॉर्मूला जो है वो तय होता है। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल शहबाज ये भी उठ रहा है कि क्या अगर एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है कल को, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या वो नीतीश कुमार ही होंगे या फिर चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है इस वक्त? देखिए, बीजेपी की तरफ से कई बार ये चीज़ें बोली गई हैं कि नीतीश कुमार जो है उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही जो है मुख्यमंत्री होने वाले हैं। लेकिन जब चुनाव शुरू नहीं हुए थे उससे पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक पर्सनल इंटरव्यू में ये बात साफ तौर पर कही थी कि जो बदलाव है इस बार हो सकता है बदलाव देखने को मिले। तमाम उनके इंटरव्यू को लेकर कई विपक्ष जो है लामबंद भी नजर आया कि हो सकता है नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का भारतीय जनता पार्टी चाह रही हो, ऐसा विपक्ष का कहने का आरोप था और महाराष्ट्र का वो उदाहरण दे भी रहा था। देखा भी गया था कि शिंदे को किस तरीके से अलग किया गया, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस बार भी यही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें लाने में सक्षम नजर आ रही है और बीजेपी को अपना जो अस्तित्व है वो बिहार में ज्यादा दूसरी पार्टियों के मुकाबले नजर आ रहा है। यही कारण है कि बिहार में बीजेपी अपना जो है दबदबा दिखाना चाह रही है, क्योंकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से ज्यादा सीटें लाने में कामयाबी हासिल कर लेती है, तो क्या ये माना जाना चाहिए शहबाज कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हमने देखा, दिल्ली में हमने देखा, किस तरीके से एक नया फेस ही लेकर मैदान में उतरी बीजेपी उम्मीदवार बताया मुख्यमंत्री का, एक नया चेहरा जिसको लेकर दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी, क्या बिहार में भी ये फॉर्मूला बीजेपी रिपीट कर सकती है? देखिए, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता दल जो यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार इतनी आसानी से मानेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए शिंदे की बात अलग है और नीतीश कुमार की राजनीति का इतिहास बहुत अलग है। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके पास है, उनसे ज्यादा जो है राजनीतिक समझ भी उनकी है। हालांकि दोनों राज्यों की सियासत जो है वो बिल्कुल अलग है। बिहार में सियासत बहुत ही अलग तरीके से चलती है, लेकिन नीतीश कुमार इतनी आसानी से बीजेपी को तो वॉकओवर नहीं दे देंगे कि आप जाकर अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, क्योंकि अगर ये इस तरीके से बीजेपी करती है तो वो साफ तौर पर आरजेडी के साथ को लेकर ये कहा भी जाता है कि बिहार में सरकार सत्ता पक्ष बनाए या विपक्ष बनाए, मुख्यमंत्री का चेहरा एक ही है, नीतीश कुमार का। ये हमने हमेशा देखा। इंडिया गठबंधन की बात करें, हम अगर विपक्षी दलों की बात करें, विपक्षी खेमे की महागठबंधन की, तो वहां पर सीट बंटवारे को लेकर क्या कोई पिक्चर अभी क्लियर हो पाई है या वहां पर भी कोई पेच लूप जो है वो फंसा हुआ है? सेम स्थिति देखने को मिल रही है अदिति। महागठबंधन में भी यही स्थिति जो है पशुपेश की बनी हुई है कि आखिर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पर जो है वो देनी है।
जो क्या बोलते हैं राजद है वो अपने स्तर से चीज़ों को क्लियर करती हुई नजर आ रही है, अपनी चीज़ें जो है अपने स्तर से सीटों का बंटवारा चाह रही है। लेकिन कांग्रेस जो पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि अपनी मन मुताबिक अगर उसको सीट नहीं मिली तो हो सकता है कांग्रेस ऐसा भी ऐलान कर सकती है कि वो अकेले चुनाव लड़ लेगी। लेकिन इस बीच हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से इस टाइम राजद के साथ ही नजर आ रही है, राजद के पीछे लग रहा है कि चुनाव लड़ने की ख्वाहिश उसकी नजर आ रही है। जब लालू यादव के घर पर एक बड़ी बैठक का आयोजन जब किया जाता है तो लालू यादव ने साफ तौर पर कहा कि हम 50 से ज़्यादा सीट कांग्रेस को नहीं देंगे किसी भी हाल में, कांग्रेस चाहे जो कुछ भी कर ले। कांग्रेस की डिमांड 70 से 80 सीटों की थी, लेकिन पिछला रिकॉर्ड को अगर नज़र डालें, लेकिन कांग्रेस इस चीज़ से आश्वस्त है कि जो बिहार में राहुल गांधी की यात्रा थी और इसलिए वो यात्रा अहम हो जाती है अदिति, क्योंकि कभी इन यात्रा का जो रूट मैप था वहाँ पर कांग्रेस का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड था, खासकर से जहाँ से सासाराम से वोट अधिकार यात्रा की जहाँ से शुरुआत हुई थी। कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है सासाराम से, और पवन खेड़ा ने भी यही बात बोली थी कि हमने सासाराम को इसीलिए चुना था क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर एक वक्त ऐसा था कि बहुत मजबूती से टिकी हुई थी और बिहार में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री देने का जो कांग्रेस के जो है वो रहे भी हैं। हालांकि कार्यकाल जो है केवल एक ही मुख्यमंत्री जो है 5 साल का पूरा कर पाया है कांग्रेस का बिहार में। जितने भी हुए हैं आजादी के बाद से अगर बात करेंगे चुनाव में बिहार जितने भी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कभी ना कभी किसी ना गठबंधन के पेश से लेकर तमाम ऐसे चीजें आई कि कांग्रेस के किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया। सिर्फ एक मुख्यमंत्री ऐसा था जिसने कांग्रेस में रहते बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था दीदी। इसीलिए कांग्रेस अब अपनी नई सियासी जमीन की तलाश में है और नए सिरे से अपने आप को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। हैं कि केवल एक ही मुख्यमंत्री फेस ऐसा रहा है कांग्रेस पार्टी का जिसने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया है, और इस बार भी अगर देखा जाए तो गठबंधन की राजनीति बिहार में कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानेगी कांग्रेस? क्या इसको लेकर बात पिक्चर क्लियर हो पाई है? क्योंकि लगातार आरजेडी की तरफ से तो यही दावा किया जा रहा है, ताल ठोकी जा रही है कि तेजस्वी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई स्टेटमेंट संतोषजनक सामने नहीं आया है। शहबाज, मैंने आपको देखिए पहले ही बताया अदिति कि एक वक्त ये लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ये ऐलान ना कर दे कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब जब से थोड़े दिनों से हम अगर पिछले दिनों के अगर परिदृश्य पर नजर डालें तो साफ तौर पर ये देख रहा है कि कांग्रेस सरेंडर मोड में चली गई है। कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि राजद जो सीट दे देगी उन्हीं सीटों पर वो लड़ लेगी। एक वक्त था जब कांग्रेस प्रेशर बनाती हुई राजद के सामने नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते लग रहा है कि कांग्रेस अपना होल्ड जो है वो खो चुकी है और साफ तौर पर वो राजद के भरोसे बैठी है कि आप भैया आप बता दें आप कौन सी सीटों पर हम जो है लड़ना चाह रहे हैं और हमारी ये डिमांड है, हमको ये सीटें चाहिए। कांग्रेस भी अच्छे से समझती है कि जिन सीटों पर जेडीयू का सालों से कब्जा है उन सीटों पर लड़ना बेवकूफ़ी है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव से साफ तौर पर कांग्रेस ने कह दिया था कि हम उन 20 सीटों पर चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगे जो आप हमें देना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहां पर जेडीयू के अलावा किसी और का खाता नहीं खुलने वाला। ये भी एक वजह थी कि कांग्रेस जो है पीछे होती हुई नजर आई। और उसके बाद राजद के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार सीट का बंटवारा जो है वो राजद जैसा कहेगी वैसा ही होगा। हालांकि सहयोगियों का खास ख्याल रखा जाएगा। जिस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर सीपीआईएमएल जिस तरीके से प्रेशर बनाती हुई नजर आ रही है उसको ज़्यादा सीटें चाहिए। मुकेश सहनी का साफ तौर पर कहना है कि मुझे 40 सीटों पर चुनाव लड़ना है, आप कितनी सीट देते हैं मुझसे मतलब नहीं, लेकिन मैं 40 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। तो महागठबंधन में लेकिन अगर अन्य दलों की बात करें, चाहे प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, जिन्होंने अपने पहले लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जारी कर भी दी है, चाहे हम ओवैसी की बात करें, शहबाज, बिहार में जो इस बार की लड़ाई है बेहद दिलचस्प इसलिए भी होने जा रही है क्योंकि प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और एक बड़ा जो समर्थन है वो उनकी पार्टी को मिलता हुआ साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर भी सराहा जा रहा है क्योंकि उसमें अधिकतर जो लोग उन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं वो या तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर वो किसी ऐसे फील्ड से आते हैं जिनको समर्थन जो है वो युवाओं का खास तौर से प्राप्त होने की संभावना जताई जा रही है। शहबाज, क्या लगता है, क्या गेम बिगाड़ सकते हैं प्रशांत किशोर इस बार? प्रशांत किशोर इस बार बिहार की सियासत में काफी चर्चा में है अदिति, और हमेशा अब इस चुनाव में गए पहली बार जो है वो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और बिहार की सियासत में उन्होंने पहले बतौर
रणनीतिकार, उन्होंने काम जरूर किया है, उन्होंने रणनीतियां जरूर बनाई हैं पार्टियों के लिए, लेकिन इस बार वो खुद अपनी पार्टी के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक फायदा प्रशांत किशोर को जरूर होगा कि बिहार की नब्ज को वो बहुत पास से समझते हैं, और दूसरा एक वादा जो उन्होंने किया था कि उनका कोई भी कैंडिडेट जो है वो उसके ऊपर कोई दाग नहीं होगा, यानी कि वो दाग मुक्त होगा, उसके ऊपर किसी तरीके की FIR नहीं होगी। और जो उम्मीदवारों की लिस्ट उसने जारी की उसमें वो अपने पहले वादे पर खरा उतरता हुआ नजर भी आया है। जो लिस्ट उन्होंने जारी की उसमें एक भी दागदार उम्मीदवार नहीं था, लेकिन भले ही प्रशांत किशोर जो है बहुत बड़ा कमाल ना कर पाए, लेकिन ये तो है कि वे वोट जो है अलग अलग विधानसभा सीटों पर जो है डेंट जरूर पहुंचाते हुए नजर आएंगे। अब डेंट किसको देंगे? वोट कटर पार्टी के तौर पर साबित जरूर कर लेंगे खुद को प्रशांत किशोर इस बार के चुनाव में। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शहबाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार के चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कसकर मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन सीटों को लेकर मान मनोबल की स्थिति दोनों ही खेमों में देखने को मिल रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। देखने वाली बात होगी कि कब तक एनडीए और इंडिया महागठबंधन अपनी सीटों के फॉर्मूले को लेकर तैयार हो जाएगी और पहली लिस्ट जारी कर पाती है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।